अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ। ENG 101 का लेक्चर नंबर 12। तो चलें इसे रीड करते हैं। जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वह है रीडिंग एंड इन मेकिंग इन्फ्रेंसेस, यानी पढ़ना और तकरीर करना। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि आप जब भी कोई पैसेज पढ़ते हैं तो उसका मेन आइडिया जो होता है वो फ़ौरन से आपको नहीं बताया जाता। आपको पहले पैसेज समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है और फिर लास्ट में आपको पता चलता है कि इसका मेन आइडिया जो है, इसका पर्पज़ है लिखने का, पढ़ने का, सुनने का, वो ये है। आपको उसकी पूरी डिटेल बताई जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको उसके बारे में जो डिटेल है वो पता चलेगी। आप ये जान सकेंगे कि इसका मकसद असल में क्या है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी गई है। इन एवरीडे लाइफ वी कीप ऑन मेकिंग इन्फ्रेंसेस, यानी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये बनाते रहते हैं। और फिर यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि आप किसी भी स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, तो किसी भी जगह पे हैं आप, किसी खुली जगह पे, और आप वहाँ पे देखते हैं कि कोई टूटे हुए ग्लास के टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं और आप कुछ सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रैफिक हादसा हुआ हो। लेकिन फिर आप जब उसका मुशाहिदा करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक हादसा नहीं हुआ है, बल्कि कुछ आपस में लड़ाई की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो गया है। यानी कि आप जब इसके बारे में मुशाहिदा पूरा कंप्लीट करेंगे, समझेंगे उस बात को कि असल में बात क्या थी, और फिर आप उसके मेन आइडिया, मेन मकसद तक पहुँच सकेंगे। अब इसी को हम मेकिंग इन्फ्रेंसेस का नाम देंगे। यानी किसी भी चीज़ को पहले आपने चेक किया, उस पर फोकस किया, और फिर बाद में आपने समझा कि अच्छा ये काम नहीं है हुआ, यहाँ पे ये काम हुआ है। अब उसके बाद ज़रा नीचे जाते हैं हम इस पैराग्राफ से, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि पूरे चैप्टर में हमें यही देखने को मिलेगा कि आपने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, आपने उसमें से चेक करना है, उसमें सोचना है, और फिर आपने मेन आइडिया निकाल के यहाँ पर फिलअप करना है। अब अगर इस हेडिंग को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कंसीडर टू इंसिडेंट्स, हम दो किस्म के वाक़या को कंसीडर करते हैं। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट यू मे इन्फर इफ़ यू सा द फॉलोइंग टू अकरेंसेस। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इसके लिहाज से इसको फिलअप करना है। आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है, अ हाई स्कूल हैज़ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक हाई स्कूल, इसके मेन हॉल में एक पुलिसमैन है वो चल रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है व्हाट विल यू इन्फर। अब आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, क्या इन्फर करेंगे आप यहाँ पे। अब जो सेकंड वाला है, यहाँ पे आप देखें एक डॉग है, आपने इसकी पीठ को थपथपाया है तो वो श्रिंक हो गया है। तो अब आप यहाँ पे इसका इन्फर क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें यह है कि कोई एग्जामिनेशन हॉल बनाया गया है, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए पुलिस को बुलाया गया है। या फिर यहाँ पे कोई फंक्शन है उसके लिए बुलाया गया है, या फिर यहाँ पे कोई फंक्शन है उसमें कोई मेन पर्सनैलिटी आने वाली है, उसके लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और जो सेकंड सिचुएशन आ रही है उसमें यह है कि डॉग जो है हैज़ प्रीवियसली बीन मल्ट्रेटेड एंड इज़ अफेयर्ड ऑफ पीपल। अब जो सेकंड सिचुएशन है उसमें ये हो सकता है कि जिस डॉग को आपने प्यार करने की कोशिश की या हाथ लगाने की कोशिश की, और श्रिंक हो गया, वो इसलिए कि हो सकता है उससे पहले लोगों ने उसके साथ मिसबिहेव किया हो, इसलिए वो डरा हुआ हो। तो ये दो हमने इसके नतीजे निकाले हैं। अब यहाँ पे कुछ नीचे जाएँ तो यहाँ पे एक पिक्चर के ज़रिए हमें कुछ समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि सिगरेट पी रहा है, और एक औरत है जो कि किसी चीज़ की तरफ, बाहर की तरफ इशारा कर रही है। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। द ओल्ड वुमन इज़ आस्किंग फॉर समथिंग, द ओल्ड वुमन कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, द ओल्ड वुमन हैज़ पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन। अब यहाँ पे कुछ ये तीन पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि वो कुछ पूछने की कोशिश कर रही है, या फिर वो कुछ देख नहीं पा रही है स्मोक की वजह से, या फिर वो नो स्मोकिंग साइन की तरफ इशारा कर रही है। अब इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर नंबर 2 है, यहाँ पे एक आदमी है जो है वो टीवी देख रहा है, और जो एक बच्चा है वो वहाँ पे पढ़ रहा है। अब इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। द मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद हिज विजन, या तो उसके दिखने में कुछ मसला होगा, दिखने में। द बॉय इज़ डूइंग हिज होमवर्क, बच्चा जो है वो अपना होमवर्क कर रहा होगा। द मैन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी, या फिर जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। द फादर कैन नॉट रीड, जो फादर है वो रीड नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे है इन्फ्रेंसेस इन रीडिंग। अब इसमें ये होता है कि आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी है, कोई भी सीन देखा है, कुछ भी आपने सोचा है, तो आपके माइंड में ये होता है कि हम जल्दी से उसका कंक्लूजन निकाल लें, उसके नतीजे तक पहुँच जाए। हालांकि हम फ़ौरन से नहीं पहुँच सकते, फ़ौरन से आइडिया नहीं लगा सकते, हमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन माइंड में आपको यही बात होती है कि हम फ़ौरन से इसके नतीजे पर पहुँच जाएँ। जैसे कि यहाँ पे अब आपको एक और सेंटेंस दिया गया है, इसको आप रीड करें। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपके पास दिया गया है। सुहेल नाम का एक बच्चा है जो कि क्लासरूम में सबसे एंड वाली रो में बैठता है। अब इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो क्यों बैठता है। सुहेल डिसलाइक हिज कॉलेज कोर्सेज, सुहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास, सुहेल फील्स अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो, सुहेल इज़ फ्रस्ट्रेटेड।
अब इन पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ इसका आंसर हो सकता है। अब हम इसको अच्छी तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये होता है कि हम जल्दी से इस पैराग्राफ को ख़त्म करें और इसके एंड वाले नतीजे तक पहुँचें कि ऐसा क्यों है। अब जो इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है वो इससे ही हो सकता है कि सुहेल को फर्स्ट रो में बैठते हुए कोई परेशानी महसूस होती है या अनकम्फर्टेबल होता है। हाँ, अगर वो डिसलाइक करता है तो ये उसका मसला है, क्योंकि क्लास में तो आना ही है, कोर्स तो पढ़ना ही है। अगर वो अनप्रिपेयर है, ये भी उसका पर्सनल इशू है कि वो क्यों अनप्रिपेयर है, उसको प्रिपेयर होकर क्लास में आना चाहिए, उसको समझना चाहिए इस चीज़ को। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो ये भी उसका अपना इशू है, क्योंकि क्लास में तो उसको हर हाल में आना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है क्लास में आने के लिए, और यही बात आपको यहाँ पे भी समझाई गई है। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ होता है जिनको पढ़ने में ज़्यादा मसला तो नहीं होता, लेकिन वो फर्स्ट रो में बैठने में या टीचर के सामने बैठने में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे पास एक और सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द अरेबिक लैंग्वेज कंटेन numerous वर्ड्स डिस्क्राइबिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल्स। अब यहाँ पे कैमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो क्या हैं, वो इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हो सकती हैं। अब इनमें से हमें फाइंड करना है कि इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। देयर इज़ रियली ओनली वन काइंड ऑफ कैमल, या फिर यहाँ पे कोई एक किस्म का कैमल हो सकता है। या अरेबिक लैंग्वेज क्लियरली हैज़ मैनी टाइम्स मोर वर्ड्स दैन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अरेबिक लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। या अरेबिक लैंग्वेज प्रोबेबली आल्सो हैज़ न्यूमरस वर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अरबी लैंग्वेज में इंग्लिश से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, या वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ कर सकती है, या उसके नेचर कुछ डिफरेंट है, या काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। आप जब इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपको समझना आसान हो जाएगा, और फिर आप इसका कंक्लूजन निकाल सकेंगे, मेन आइडिया निकाल सकेंगे, इसकी सही लाइन फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास एक और इसी तरह की एक एग्जाम्पल है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर यह है कि ऑफिस की बिल्डिंग में एक आदमी आता है, एक एम्प्लॉय आता है, वो किसी को देखता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है और डोर क्लोज बंद कर देता है। और इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो ये है इनमें से फाइंड करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उसकी जॉब चली गई है, या उसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, या फिर उसका बैड मूड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंग्री है इसकी वाइफ के साथ। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ इसमें से हो सकती हैं। जिस तरह से सेंटेंस की सेंस होगी हम उसी तरह का कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकेंगे। उसके बाद एक और है हमारे पास पैसेज, यहाँ पे देखें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, लॉजिकली देखें और सोचें यहाँ पे क्या मेन आइडिया निकल सकता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़ें। अब ये पैराग्राफ आपके पास दिया गया है, इसको आप रीड करेंगे, आप इसको समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि टाइम बाय टाइम, डे बाय डे जो है वो काम जो है वो कम होता जा रहा है, जॉब्स कम होती जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनकी जगह ले ली है। टेक्नोलॉजी हर काम कर रही है, रोबोट्स, कंप्यूटर्स वगैरह आते जा रहे हैं, जो कि आदमी का काम बहुत आसानी से कर सकती हैं और जल्दी कर सकती हैं। लेकिन इसी के साथ जो फील्ड वर्क होता है, फर्टिलाइज़र का काम होता है, उनकी डिमांड में कमी नहीं आई है, क्योंकि वो काम जो है वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, वो मशीन नहीं कर सकती है, उसमें आदमियों की ज़रूरत होती है। बाकी जॉब के लिए जॉब्स की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी जगह दे रही है। अब इससे से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। कंप्यूटर विल सोन रिप्लेस इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। अब जो कंप्यूटर है वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को जल्दी ही रिप्लेस कर देगा। देयर विल बी मोर जॉब्स फॉर पीपल हु रन एंड रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी जॉब्स होने वाली हैं। वन फंक्शन ऑफ सुपर ऑटोमेशन इज़ द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं और इंसान की जो ज़रूरत है वो कम होती जा रही है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। और उसके बाद हमारे पास एक और पैराग्राफ आ रहा है। इन सारे पैराग्राफ्स को भी आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या हो सकता है, इसमें से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इन्फ्लुएंसेस इन लिटरेचर। इसमें ये होता है कि आप कोई भी पोइम पढ़े हैं, कोई स्टोरी पढ़ी है, नॉवल पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर आपसे यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। मोस्टली ऐसा होता है स्टोरी पढ़ते हुए, पोइम पढ़ते हुए हम मेन आइडिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो राइटर होता है वो मेन आइडिया को फ़ौरन से नहीं बताता है, हमें उसे समझना पड़ता है। जैसे जैसे आप स्टोरी को पढ़ते जाते हैं आपके माइंड में आता जाता है कि ये इस पर बात चल रही है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से एंग्री है। अब जो राइटर है वो डायरेक्टली आपको ये नहीं बताएगा कि वाइफ़ अपने हस्बैंड से एंग्री है, वो पहले उसके बारे में उसकी फीलिंग शो करवाएगा। वो दिखाएगा कि वाइफ़ जो है वो किस तरह से उससे नाराज़ है, या उसके किस तरह से बात कर रही है, या उससे किस तरह से इग्नोर कर रही है। और फिर उसके बाद वो एंड में आपको बताएगा कि वो उससे एंगर की बात कर रही है। ये एंगर के बारे में स्टोरी है।
इसी तरह से सब राइटर्स करते हैं। अगर किसी भी राइटर ने कोई भी बात आपको बतानी है तो वो फ़ौरन से नहीं बताएगा। जैसे अगर किसी ने नेचर के बारे में बात बतानी है तो वो फ़ौरन से नहीं बताएगा कि आज मौसम ऐसा है या आज नेचर ऐसी है। वो पहले आपको बताएगा कि सर्द हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, कुछ इस तरह से स्टोरीज बना के आपको दिखाएगा कि, और फिर बताएगा कि हम ये बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो चाह रहा है कि आप इसको पढ़ें और समझें कि कोई भी राइटर किस तरह से किस बारे में बात करता है। आप इसको समझने की कोशिश करें। आप रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल भी बेहतर होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बेहतर होगी। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे फॉग के बारे में बताना चाह रहा है, लेकिन डायरेक्टली फॉग के बारे में ये नहीं बताता है। हमें ये बताता है कि कैसे फॉग आती है, किस तरह से वो फील होती है, किस तरह से वो दिखती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, और उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है या क्या क्या हमें सफ़र करने को मिलता है। और फिर हमें बता रहा है कि हम यहाँ पे फॉग के बारे में डिटेल हासिल कर रहे हैं, फॉग के बारे में जान रहे हैं। एक पोइम में वो पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड छोटा से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़े पॉइंट को वो डिस्कस करता है, ताकि अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप अच्छे से जान जाएँ। वो कोई भी बात आपको डायरेक्टली नहीं बताता है, बल्कि रेफरेंसेस यूज़ करता है, अपने स्टाइल को यूज़ करता है और फिर आपको समझाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है टिक करने का, टिक मार्क करने का। यहाँ से आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो कि आपके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा है द वे द फॉग मूव्स इज़ कम्पेयर टू। अब जो जिस तरह से मूव करती है फॉग, उसको कंपेयर कर रहा है द मूवमेंट इन द हार्बर, द मूवमेंट इन द सिटी, द वे अ कैट मूव्स। यानी कि इन चीज़ों से वो तशरीह दे रहा है कि वो इस तरह इनमें से किसी तरह से मूव करती है। अब इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास आ रहा है, दिस कंपैरिजन इम्प्लाइज दैट द फॉग। अब यहाँ पे बता रहा है कि वो किस तरह से इम्प्लाइज करती है, फ्लोट ओवर द हार्बर, हैंग्स ओवर द सिटी, मूव्स क्विकली एंड साइलेंटली। यानी कि उसने अपने लपेटे में ले लिया है पूरे शहर को और साइलेंटली क्विकली वो मूव कर रही है। उसके बाद यहाँ पे है द कंपैरिजन विद द कैट कंटिन्यूस विद द वर्ड। अब यहाँ पे वो वर्ड के साथ कंपैरिजन बता रहा है, हार्बर का, हंचेस का और सिटी का। यानी कि उसने फॉग को आपको इन तीन चीज़ों के साथ कंपेयर करके बताया है। उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ पे है द पोएम इम्प्लाइज दैट द फॉग। इसमें ये आपको बता रहा है कि जो फॉग है वो बहुत जल्दी से आती है और जल्दी जाती है, वो रुकती नहीं है। और फिर आपको बता रहा है द पोएम शोज फॉग एज। जो पोएम है वो फॉग को किस तरह से दिखाती है, डेंजरस, क्वाइट और फुल ऑफ मूवमेंट की तरह आपको ये दिखाती है। यानी इस तरह से वो उसको कंपेयर कर रहा है आपको फॉग को। यानी कि एक आपने पोएम पढ़ी है, उसके अंदर आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। यानी इस पोएम में ये चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं या होने वाली हैं। उसी तरह आपको नीचे पैराग्राफ में भी बताया है कि कोई भी राइटर जो है वो डायरेक्टली आपको चीज़ नहीं बताएगा, बल्कि उसके बारे में आपको पूरी डिटेल समझाएगा अपने स्टाइल में, और फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये बात हो रही है। राइटर हमेशा आपको इनडायरेक्ट साइड से डायरेक्ट साइड पे लेके जाता है, और ये खूबी हर एक राइटर में पाई जाती है। ना सिर्फ वो आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ लेके जाता है, बल्कि वो बहुत तफसील से आपको समझाता है, और फिर आप उसके मेन आइडिया को कैप्चर कर सकते हैं। कोई भी राइटर हो और वो कुछ भी लिख रहा हो, उसका एक प्रॉपर वे होता है, जिस तरह से वो लिखता है, जिस तरह से वो आपको समझाने की कोशिश करता है, एक उसका पूरा मेथड होता है। जैसे अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग आ रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वुड हाउस थैंक यू चीफ्स। अब वो कहता है कि क्या तुम जानते हो? वो कहता है नहीं सर। जो भी है ये दोनों शख्स आपस में बात कर रहे हैं। वो पूछना चाह रहा है कि क्या तुम जानते हो मैंने कल रात क्या देखा? और वो कहता है नहीं। अब उसके बारे में वो सारी बात बता रहा है कि मैंने कुछ ऐसा देखा, वो इस तरह से लग रहा था, मैंने ये फील किया उसको देख के। इन सब बातें से वो उसको बताना चाह रहा था कि उसको कुछ ऑकवर्ड सा फील हुआ है। अब ये सारी बातें समझने के बाद, सुनने के बाद, जो उसका दूसरा सुनने वाला पार्टनर था उसने उसको बताया कि अगर आपको ये सही नहीं लगा है तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए था। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा था कि अगर हम कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें बात की समझ आती जाती है कि इसमें ये बात चल रही है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि कोई भी हमने ऐसे पढ़ा है या कोई भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, हमें डायरेक्टली उसकी समझ में नहीं आती है। जैसे जैसे हम लाइन बाय लाइन बढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम उसके मेन आइडिया तक पहुँचते जाते हैं। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, और फिर हमें समझना आसान हो जाता है। फिर हम उसके मेन आइडिया तक पहुँचते हैं कि इसका कंक्लूजन ये था, असल में बात तो इस बारे में हो रही थी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं हाजिर होंगी दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन में आसानी पहुँच सके।